हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका MIS बाय ईशू शर्मा पर। दोस्तों, जो आज का ये त्यौहार है, ये होली का त्यौहार है। आज का जो दिन है वो रंगों के त्यौहार का दिन है और इसीलिए मैं आप सभी को सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो आपका ये त्यौहार है, इसको आप बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। आपका जो पूरा दिन है वो बड़ी ही खुशियों से बीते। और अब हम चलते हैं अपनी आज के क्लास पे। हम शुरुआत करते हैं और जो हमारा टॉपिक है आज का वो रहेगा हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। और जो हमारी क्लास है वो तो आप अब जान ही गए होंगे, वो रहेगी पॉलिटी यानी M लक्ष्मीकांत की। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स और मूल अधिकार का। मूल अधिकार जो है वो हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, तो ये हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इनका वर्णन अगर देखा जाए तो इनका वर्णन दिया गया है हमारे संविधान के भाग 3 में। कहाँ दिया गया है? भाग 3 में। और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है इनका वर्णन किया गया है। 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, सभी में जो है हमारे मूल अधिकारों को किसी न किसी का वर्णन किया गया है। तो उन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे कि 12 से 35 तक जो आर्टिकल्स हैं, किस आर्टिकल में किस मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे मूल अधिकार, हमारे संविधान में मूल अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है। तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी वर्तमान में अगर मूल अधिकारों की हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान में अभी 6 मूल अधिकार है हमारे पास। पहले 7 होते थे। एक था संपत्ति का अधिकार, उसको जो है भी मूल अधिकार से हटाकर जो है आर्टिकल 300 क में रख दिया गया है। तो हम अभी आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे 6 मूल अधिकारों के हमारे। और जो 6 मूल अधिकार हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारा अधिकार है वो हमारा है समता का अधिकार। कौन सा है? समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में? 14 से लेकर 18 में। दोस्तों, आपको जो है बहुत ही ध्यान से क्लास में मतलब उपस्थित रहना है, मेंटली फिजिकली मेंटली उपस्थित रहना है क्लास में, क्योंकि आर्टिकल्स को हम पढ़ने वाले हैं। और आप लोग सभी जानते होंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है, इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आ जाते हैं, किसी भी परीक्षा में। तो आर्टिकल्स किसी भी एग्जाम में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपको लेने हैं 2-3 नंबर तो आप इस क्लास में बने रहिए, उपस्थित रहिए और जो है ध्यान से क्लास को सुनिए। तो अगर हम कुल आर्टिकल्स की बात करें कि हमारे संविधान में कुल आर्टिकल कितने हैं, तो वो कितने हैं? 470 हैं। सॉरी, हाँ, कुल आर्टिकल 470 है। और भाग अगर हम देखेंगे तो 25 है। पहले कितने थे? पहले जो टोटल आर्टिकल थे वो थे 395। और भाग कितने थे? भाग हमारे थे 22। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे हमारे वर्तमान मूल अधिकारों की। सबसे जो पहला मूल अधिकार है हमारा वो है हमारा समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 में वर्णित है। फिर हम देखते हैं सेकंड जो हमारा है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में जो है वर्णित है। फिर हम देखें हमारा तीसरा जो मूल अधिकार है वो कौन सा है? वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में जो है उल्लेख जिसका किया गया है। फिर हम चलते हैं हमारे फोर्थ फंडामेंटल राइट पे, और वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता का। ये अभी मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ कि कौन कौन से 6 अधिकार है, फिर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी देख लो आप, जो हमारा फोर्थ है फंडामेंटल राइट वो कौन सा है? वो है धर्म की स्वतंत्रता का, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 में उल्लेखित है। फिर हमारा जो फिफ्थ है फंडामेंटल राइट वो हमारा रहेगा संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 में वर्णित है। फिर हमारा जो सिक्स्थ अधिकार आता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख 32 आर्टिकल में किया गया है। यहाँ एक बीच में होता था, जो हमारा 7th होता था ना, जो हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे हमारे, तो इससे पहले यहाँ आता था 6 नंबर पे। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। अब इसको यहाँ से स्किप करके इसको लास्ट में डाल दिया गया है आर्टिकल 300 क में। आर्टिकल 300 के सेक्शन क में इसको डाल दिया गया है। तो अब ये जो है हमारा मूल अधिकार नहीं है, पहले हमारा मूल अधिकार था। ठीक है। तो अब हम इन चीजों को जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि समता का जो अधिकार है 14 से 18 तक है, उसमें क्या क्या वर्णित है। तो आर्टिकल 15, 16, 17 में क्या है वो सब जो है हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आपने देख लिया, पहला हमारा फंडामेंटल राइट है समता का अधिकार, और इसी के जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं। जैसे ये 14 से 18 में वर्णित है, तो इसका पहला जो पार्ट है वो है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या है कि विधियों का समान संरक्षण
यानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो या फिर मतलब साधारण जो है जाति का हो, तो किसी भी जो है किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के तौर पर यानी कानून के तौर पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ऐसा कहा गया है आर्टिकल 14 में। फिर हमारा आता है धर्म, मूल, वर्ष के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ये जो है हमारे आर्टिकल 15 में उल्लेखित है। और ये जो पार्ट है ये इसी का पार्ट है, क्षमता का अधिकार। क्षमता के अधिकार में 5 पार्ट दिए गए हैं, कौन कौन सी? विधियों का समान संरक्षण, फिर है धर्म, मूल, वर्ष के आधार पर। देखो आपको ना परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, तो हम बताएंगे कि किसके अंतर्गत आता है, वो आता है समता के अधिकार के अंतर्गत। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उपाधियों पर रोक लगाई गई है, वो हमारे कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत लगाई गई है, तो वो लगाई गई है समता के अधिकार के अंतर्गत। और ये आर्टिकल अगर पूछा जाएगा तो हम बताएंगे आर्टिकल 18 के तहत ऐसा किया गया है। तो इसलिए जो है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताया है विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में कहा गया है। फिर है धर्म, मूल, वंश के आधार पर, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर या फिर मतलब जाति के आधार पर किसी भी तरह के आधार पर जो है किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ऐसा हमारा आर्टिकल 15 वर्णित करता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब क्या है? देखो, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन जैसे किसी भी सरकारी कार्यालय में, किसी भी सरकारी दफ्तर में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में किसी भी व्यक्ति के साथ, यानी चाहे सरकारी कोई ऑफिस हो, कार्यालय हो या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी तरह के जो है एरिया में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या मूल वंश के आधार पर या भाषा के आधार पर या संस्कृति के आधार पर जो है उसको वहां पर अवसर की समानता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। यानी ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी कार्यालय है उसमें जो साधारण जाति के लोग हैं उन्हीं को जो है क्या दिया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है काम करने का। या फिर ऐसा नहीं है जो मान लो कोई तमिल संस्कृति के लोग हैं, जो कोई जो है ईसाई धर्म के लोग हैं, कोई हिंदू धर्म का लोग है, तो ऐसा नहीं है कि धर्म के आधार पर जो है लोगों को कार्यालय में काम करने के अवसर से वंचित किया जाए, ऐसा नहीं है। इस पर रोक लगाई गई है, और ये रोक लगाई गई है कौन से? आर्टिकल 16 के तहत। यानी कि किसी भी लोक नियोजन का मतलब यही है कि कार्यालय में, किसी भी कार्यालय में, वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, किसी भी कार्यालय में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, उनकी लिपि के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर, यानी किसी भी आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ उस कार्यालय में अवसर की समानता से उसको जो है वंचित नहीं किया जा सकता। फिर हमारा आता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का आपको सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो ये अस्पृश्यता का जो अंत किया गया है वो कौन सी आर्टिकल के तहत किया गया है? वो किया गया है आर्टिकल 17 के तहत। फिर हमारा इसी का पार्ट आता है 15, कौन सा? उपाधियों का अंत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि IPS अंकिता शर्मा या फिर मजिस्ट्रेट डैश डैश डैश, यानी अपने नाम के सामने वो क्या लगाते हैं? अपनी उपाधि को जो है अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं, जैसे डॉक्टर, रामकृष्ण, या फिर मतलब कुछ भी जो है अपना जो पद हो उसको हम जो है अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़ देते हैं। तो इस चीज का जो है अंत किया गया है, इस पर रोक लगाई गई है। ये आर्टिकल 18 के तहत लगाई गई है। फिर भी लोग लगा लेते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन संविधान के अगर हम नजर से देखें तो ये है कानून के खिलाफ। यानी अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने नाम के साथ अपने पद को जोड़ना, अपनी उपाधि को जोड़ना, या फिर जैसे मान लो जो भारत रत्न जिनको पुरस्कार मिला हुआ है, या फिर जो इनको पद्म भूषण जो पुरस्कार मिले हुए हैं वो अपने नाम के साथ जो लगा देते हैं ना, तो ये जो है कानून के खिलाफ है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, डॉक्टर, IPS IAS ये तो लगा देते हैं, लेकिन जो भारत रत्न जिन्होंने लिया है या पद्म विभूषण जिन्होंने लिया है वो अपने नाम के आगे ऐसे लगाते नहीं हैं, क्योंकि जानते हैं ऐसा कि कानून के खिलाफ है। तो इसलिए हम जो है अपनी उपाधियों को अपने नाम के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा हमारा कानून है, वो हमें मना करता है, वो उस पर रोक लगाता है, और ये आर्टिकल 18 में कहा गया है।
फिर हम चलते हैं कौन से अधिकार पे, स्वतंत्रता के अधिकार पे। अब देखो ये समता का अधिकार था जो हमने ये सारा पढ़ा है, ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि समता का अधिकार है जो उसका वर्णन किया गया है वो 14 से लेकर 18 तक में वर्णन किया गया है। इसका जो पहला पार्ट है यानी 14 में क्या वर्णन किया गया, 14 में कहा गया है कि विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, वंश कोई भी हो, जन्म स्थान कोई भी हो, इससे कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा। व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग, वंश, किसी भी जन्म स्थान का हो, सभी के साथ जो है सभी का जो है विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल 14 में ऐसा कहा गया है। फिर हम देखें आर्टिकल 15 में क्या कहा गया, तो 15 में ये कहा गया है धर्म, मूल, वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 16 का रिवीजन करते हैं थोड़ा सा इसका। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में। जैसा कि मैंने आपको बताया है किसी भी कार्यालय में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर जो है उसको अवसरों से जो है वंचित नहीं रखा जा सकता, ऐसा कहा गया है। हमारा आर्टिकल 16 ऐसा कहता है। फिर अस्पृश्यता का जो अंत है वो किया गया है आर्टिकल 17 के तहत। फिर उपाधियों पर जो रोक लगाता है वो आर्टिकल हमारा है कौन सा, 18। और ये सब के सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। फिर हम चलते हैं हमारे सेकंड फंडामेंटल राइट पे, और जो हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार, जो वर्णित है 19 से लेकर 22 में। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड फंडामेंटल राइट पे, और जो हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है वो क्या है, वो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। और जो इसका उल्लेख किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 9 से लेकर 22 में। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, किस किस चीज की जो है हमारे पास स्वतंत्रता है, तो वो हम देखते हैं। इसके पार्ट है कि वाक, अभिव्यक्ति, संघ, सम्मेलन, संतरण, निवास, वृत्ति आदि से संबंधित जो है हमें स्वतंत्रता है। कौन कौन सी, वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को क्या करने की, दर्शाने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की। किसी भी टॉपिक पर, मान लो किसी कोई राजनीतिक दल है या कोई न्यूज़पेपर है जो गलत न्यूज़ को छापता है, या फिर कोई भी ऐसा संघ है, या फिर कोई भी ऐसा राजनीतिक दल है, यानी किसी भी टॉपिक पर जो है हम बोल सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है, हमें पूरे अपने जो विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। वो आर्टिकल कौन सा है, वो आर्टिकल हमारा है 19। कौन सा आर्टिकल है हमारा, वो है 19। फिर है कि संघ और सम्मेलन। संघ का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो व्यक्तियों का समूह है वो संघ या सम्मेलन जो है बना सकता है। हमें इस चीज की स्वतंत्रता है कि हम 2, 4, 5, 10 जितने भी लोग हों अपनी मर्जी के अनुसार जो है हम संघ या सम्मेलन बना सकते हैं। फिर आता है कि संचरण। संचरण होता है मतलब घूमना, यानी घूमने का अधिकार है हमें। हम पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, किसी दूसरे देश में जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हुए इस मैटर में जो है हमारे ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है संविधान की तरफ से। हम अपने मन के अकॉर्डिंग, हम अपने मन के अनुसार जो है अपने देश में, पूरे देश में कहीं भी जो है घूम सकते हैं, दूसरे देश में जा सकते हैं, दूसरे देश से वापस भी आ सकते हैं। ये हमारा जो संविधान है हमें स्वतंत्रता देता है। फिर है निवास और वृत्ति। जो हमारा संविधान है वो हमें कहता है कि हम हमारे देश में कहीं भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास कर सकते हैं, दूसरे स्थान से जाकर तीसरे स्थान पर जाकर भी हम निवास कर सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता है, हमारा संविधान ये हमें स्वतंत्रता देता है, और ये आर्टिकल 19 में कहा गया है। फिर हम आते हैं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से मतलब है ये आर्टिकल 20 हमारा है, 20 में दिया गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कि अगर हम बात करें दोष सिद्धि का, मान लो कोई व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया है, तो वो जो है अपने दोष को सिद्ध करने की क्या है, उसको स्वतंत्रता है कि उसको बोलने की स्वतंत्रता है। वो अपने जो है जो जिस दोष के लिए उसको गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में वो बोल सकता है, वो सिद्ध करने की कोशिश कर सकता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझे जो है बिना वजह गिरफ्तार किया जा रहा है। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से मतलब यही है कि अगर हम बिना वजह गिरफ्तार हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने विचारों को जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं, कानून के सामने हम अपने विचारों को रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 20 कहता है। फिर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 21 में कहा गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्ति हुआ, किसी भी धर्म का हुआ, किसी भी जाति का हुआ, लिंग वंश किसी भी वंश का हुआ, किसी भी लिंग का हुआ, किसी भी
जन्म स्थान से वो है, सभी को जो है अपने प्राणों की रक्षा एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति जो अपने प्राणों को संरक्षित करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अगर सामने से उसके ऊपर हमला किया जा सकता है, हम अपने बचाव में, ये बात तब की हो रही है तब कोई मनमाने ढंग से अगर हमारे ऊपर जो है क्या कर रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है या फिर कोई जो है हमारे ऊपर हमला बोल रहा है अपने मनमाने ढंग से, तो जो है हम अपने दैहिक या अपने प्राणों की स्वतंत्रता के लिए, अपने संरक्षण के लिए हम उसके ऊपर भी है हमला बोल सकते हैं, उसकी जान भी ले सकते हैं। ये तक भी जो है हमारा संविधान हमें क्या करता है, स्वतंत्रता देता है। ये आर्टिकल 21 में कहा गया। फिर हम चलते हैं प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल, ये भी 21 में ही वर्णित है। दोनों के दोनों जो अधिकार हैं वो हमें 21 में दिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जो है फ्री शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है अधिकार दिया गया है कानून की तरफ से। फिर हम चलते हैं कि गिरफ्तारी से संरक्षण, ये हमने पढ़ा था दोष सिद्धि के संबंध में। फिर है गिरफ्तारी से संरक्षण। मान लो पुलिस आई, आपको उठा के ले गई, ठीक है, उठा के ले गई तो आपको अधिकार है, हथकड़ी डालने से पहले आप उससे पूछ सकते हो, हाँ भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हो हमें, हमने क्या दोष किया है, हमने क्या अपराध किया है। तो ये हमारे पास स्वतंत्रता है, हम पूछ सकते हैं। फिर वो आपको बता देते हैं कि आपने ये जो है अपराध किया है, आपने उसको जो है मारा है, या फिर इस वजह से हम आपको जो है गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर उसको अधिकार है कि अगर वो व्यक्ति है जो गिरफ्तार हो गया है, ठीक है, तो वो वहां जाने के बाद, मान लो थाने में जो भी है उसको थाने में ही लेके जाएंगे, तो वहां जाने के बाद जो है वो अपने वकील से बात कर सकता है। ये भी इसको अधिकार है कि वो अपने वकील से बात कर सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे जो है मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और आप मुझे जल्दी से बचाने आ जाओ। तो वो जो है अपने वकील से भी बात करने का उसको अपराधी को अधिकार है। फिर किसी साधारण मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करने की जो है आदेश देता है कानून। किसको? पुलिस अधिकारी को। जो भी पुलिस अधिकारी जिसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको जो है कानून आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी अपराधी को किसी साधारण मजिस्ट्रेट के सामने या साधारण कोर्ट के सामने जो है उसको पेश किया जाए 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा सब किसमें था, ये सब था हमारा स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल था। स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है वो 19 से लेकर 22 में वर्णित है। कभी रिवीजन कर लेते हैं। 19 क्या कहता है? 19 कहता है कि बोलने की जो हमें स्वतंत्रता है, किसी भी टॉपिक पर जो है, किसी भी टॉपिक पर हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? दोष सिद्धि के संबंध में जो है हमें अधिकार है कि हम अपने दोष को जो है सिद्ध करें, या फिर अगर हमें बिना वजह गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके संबंध में हम बोल सकते हैं। हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 20 ऐसा कहता है। फिर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में क्या कहा गया है? एक तो ये कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो हमें आर्टिकल 21 देता है। फिर प्रारंभिक शिक्षा का जो है हमारा अधिकार है वो भी 21 में ही दिया गया है। फिर हम चलते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण। ये आर्टिकल 22 में किया गया है। सबसे पहले कोई व्यक्ति या पुलिस अधिकारी जो आपको गिरफ्तार करता है तो उससे आप सूचना ले सकते हैं कि मुझे किस बारे में या किस संबंध में जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। ये 22 के ही अंतर्गत आते हैं। 22 क में आता है, 22 ख में आता है, 22 ग में आता है, ऐसे आते हैं, ठीक है। फिर है वकील से बात करने का हमें अधिकार है। अगर हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हम अपने वकील से बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आप जो हमें बचाने आ जाओ। फिर है किसी साधारण मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में जो है उस पुलिस अधिकारी को, उस अपराधी को जो है पेश करना होता है। फिर हम चलते हैं हमारे थर्ड फंडामेंटल राइट पे, और जो हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या कहता है? ये आर्टिकल 23 से लेकर 24 में वर्णित है। और अब हम चलते हैं ये क्या कहता है। सबसे पहले कहते हैं कि मानव व्यापार, तस्करी या बलात्श्रम का निषेध करता है आर्टिकल 23। मानव व्यापार, इसमें आ गई भाई महिलाएं भी आ गई, पुरुष भी आ गए, बच्चे भी आ गए, और इसमें वैश्या या फिर हम कह सकते हैं ना ट्रांसजेंडर, वो लोग भी इसमें आ गए हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ जो है दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता। जैसे चीज का जो हम व्यापार करते हैं ना, वैसे जो है मतलब इंसानों की जो है खरीद या बिक्री नहीं की जा सकती। जैसे आजकल बच्चों की तस्करी नहीं करते हैं लोग, तो ये कानून के खिलाफ है, ठीक है।
ये आर्टिकल हमारा 23 में ऐसा कहा गया है। फिर हमारा 24 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। बच्चों के नियोजन से हमारा मतलब है कि कारखानों या फैक्ट्रियों में जो है बच्चों को मजदूरी के तौर पर जो है नहीं रखा जा सकता, यानी मजदूर के तौर पर या लेबर के कार्य के तौर पर जो है हम बच्चों को अपने किसी भी कारखाने या फैक्ट्रियों में जो है उनका नियोजन नहीं कर सकते। इस पर प्रतिषेध किया गया है, इस पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 24 के तहत। फिर हम चलते हैं धर्म प्रचार करने या किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ऐसा हमारा आर्टिकल कौन सा कहता है, ये इसमें आ जाएगा। देखो ये जो है मानव व्यापार या तस्करी बलात् श्रम का निषेध 23, और फिर आता है कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, ये आर्टिकल 24 में कहा गया है। तो 23 और 24 ये आते हैं हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ फंडामेंटल राइट पर। फोर्थ फंडामेंटल राइट हमारा कौन सा है, धर्म की स्वतंत्रता। फोर्थ फंडामेंटल राइट हमारा कौन सा है, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारा है 25 से लेकर 28 में उल्लेखित है। कौन से अनुच्छेद में, 25 से लेकर 28 में। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि धर्म प्रचार करने या किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी ये आर्टिकल 25 में का सॉरी देखो, धर्म प्रचार करने यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का जो है स्वतंत्रता से प्रचार कर सकता है। ये रोक नहीं है, कानून की तरफ से हमारे ऊपर कोई रोक नहीं है कि हम इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो हमारे ऊपर रोक लगाई जाएगी। हम हिंदू हैं, अगर हम मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो हमारे ऊपर रोक लगाई गई, ऐसा कुछ नहीं है। कानून की तरफ से ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का जो अपने मनमाने ढंग से प्रचार कर सकता है। फिर आता है कि किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपने मन से या अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को जो है अपना सकता है। कानून ये हमें स्वतंत्रता देता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 25 में कहा गया है। फिर हम चलते हैं आर्टिकल 26 पे। आर्टिकल 26 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कोई भी धार्मिक कार्य है उसका हम जो है प्रबंधन कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं। हम मान लो कोई भी मूर्ति पूजन है या फिर कोई भी कलश यात्रा है या फिर कोई भी मान लो मंदिर का निर्माण है या किसी धार्मिक संस्थान का निर्माण है, तो हम अपने मन से क्या है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ऐसा हमारे जो संविधान है वो उसके आर्टिकल 26 में कहा गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता हमें दी गई है वो आर्टिकल 26 में दी गई है। देखो यहाँ भी हमने आपको बताया था और मैं फिर से आपको ये चीज याद दिला रही हूँ कि ये डिटेल में पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी ये नहीं पूछेगी, ना ही स्टेट पीसीएस में ऐसा पूछा जाएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ये बहुत ही क्या है, सरल प्रश्न है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है वो हमें कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो हम कहेंगे 25 में। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है वो कौन से मूल अधिकार के तहत हमें दी गई है, तो हम कहेंगे कि धर्म की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के तहत जो है हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 22 में दिया गया है, वो कौन से मौलिक अधिकार के तहत दिया गया है, तो हम कहेंगे कौन से मौलिक अधिकार के तहत, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो कौन कौन से आर्टिकल में वर्णित है या कहाँ से कौन से आर्टिकल में वर्णित है, तो ये सिर्फ एक ही आर्टिकल में वर्णित है, वो है 32 में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये मैंने आपको बताया धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। फिर है कि किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि धार्मिक धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट जो हमें दी गई है वो कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है, तो हम कह देंगे कि अनुच्छेद 27 के तहत हमें दी गई है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु जो कर से छूट दी गई है आर्टिकल 27 के तहत, तो कौन से अधिकार, कौन से मूल अधिकार के तहत जो हमें दी गई है, तो हम कह देंगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, ठीक है। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट से मतलब ये है हमारा कि किसी भी धर्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है, किसी भी धर्म को, मान लो कोई दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उसके लिए वो हमसे कर जो है वसूल नहीं कर सकते, किसी पर जो है जबरन कर वसूल नहीं किया जा सकता। और ये जो बात है वो सिर्फ कर के लिए है, किसके लिए है, कर के लिए है, ये बात शुल्क के लिए नहीं है। शुल्क हमसे वसूल किया जा सकता है लेकिन कर हमारे ऊपर नहीं लगाया जा सकता। अब कर और शुल्क में फर्क क्या है, कर और शुल्क में फर्क ये है, मान लो हम किसी तीर्थ यात्रा पर गए,
वहां जाकर जो है किसी भी अच्छे प्रबंधन के लिए, मान लो आप किसी भी यात्रा पर गए, वहां हमसे शुल्क लिया जाता है ना, लिया जाता है ना, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, शुल्क भी लिया जाता है। तो वो इसलिए किया जाता है, जो हमें वहां पे सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं उसके लिए जो है हमसे शुल्क लिया जाता है, कर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, फिर हम चलते हैं ये हमने कर लिया। फिर हम चलते हैं धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में इसका मतलब ये है, ये आर्टिकल 28 में वर्णित है, और ये आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी विशेष धर्म को लेकर जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या? किसी भी शिक्षण संस्थान में या किसी भी संस्थान में किसी विशेष धर्म को लेकर जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 28 में कहा गया है। ठीक है, फिर हम चलते हैं हमारे 5th फंडामेंटल राइट, जो हमारा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी। संस्कृति व शिक्षा संबंधी जो हमारा अधिकार है वो दिया गया है 29 से लेकर 30 में। तो 29 आर्टिकल क्या कहता है? 29 आर्टिकल हमारा कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व संस्कृति की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व संस्कृति की सुरक्षा। देखो भाई, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक लोग होते हैं, पहले क्या था, उनको थोड़ा दबा के रखा जाता था। क्या? थोड़ा सा दबा के रखा जाता था। लेकिन अब जब से हमारे संविधान को हमने अपने देश में लागू किया है, जब से हमारे संविधान ने जो है सबको जो है समान विधि के समान संरक्षण का जो अधिकार दे दिया है, यानी अल्पसंख्यकों की भाषा है या फिर लिपि है या संस्कृति है, उसके संबंध में उसके साथ किसी व्यक्ति के साथ इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये लोग अल्पसंख्यक हैं, इनकी भाषा अलग है, इनकी लिपि अलग है या फिर इनकी संस्कृति अलग है। इस बात से जो है कानून के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी व्यक्ति के साथ भाषा या लिपि या फिर संस्कृति के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 ऐसा कहता है। फिर है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, पहले क्या होता था कि नाई है भाई, नाई, ठीक है, इधर नाई है, तो नाई क्या काम करेगा? वो सिर्फ बाल काटेगा। ठीक है, फिर क्या है? दर्जी। अब दर्जी है, किसी के दादा दर्जी थे तो उसका जो बेटा होगा वो भी दर्जी का काम करेगा, फिर उसका पोता होगा वो भी दर्जी का काम करेगा, फिर जो उसकी मतलब जो पीढ़ियां है ना, सारी वही काम करते करते जो है गुजर जाएंगे। पहले ऐसा था। ठीक है, कोई लेबर है या फिर मतलब कोई लेबर का काम करता है, कोई मजदूरी का काम करता है, तो उसकी जितनी पीढ़ियां होंगी वो सारी मजदूरी का ही काम करेंगी। या फिर मान लो कोई भी है जो नाई है, या फिर हम कह सकते हैं दर्जी है, या फिर हम कह सकते हैं मान लो कोई पेंटर है, या हम कह सकते हैं कि कोई मान लो कोई टीचर है, ठीक है, पहले की बात बता रही हूँ मैं कि टीचर है। ठीक है, तो क्या था, आज जो कोई व्यक्ति टीचर है उसकी जो नेक्स्ट संतान होगी वो भी अध्यापक बनेगी, नेक्स्ट जो संतान होगी वो भी अध्यापक का ही कार्य करेगी, यानी जितनी भी पीढ़ियां जन्म लेंगी वो सारी अध्यापक का ही काम करती रहेंगी। ऐसा पहले था, लेकिन अब जो हमारा आर्टिकल 30 है वो क्या कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ये है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम, सिर्फ इस अधिकार का मतलब मैं बताऊं तो यही है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना जो है अल्पसंख्यक लोग भी कर सकते हैं। पहले क्या था, अल्पसंख्यक लोग ये सब काम नहीं करते थे, वो नाई का काम करते थे, दर्जी का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, ये सब काम करते थे। लेकिन हमारा आर्टिकल जो 30 लाया गया है वो इसलिए लाया गया है कि अल्पसंख्यक को जो है अपने मन की इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी ये लोग भी जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है 50 ये पूरा होता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है 29 और 30। 29 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति के साथ उसकी भाषा, लिपि व संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 29 में कहा गया है। 30 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, वो भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। जो हमारा ये अधिकार था, फंडामेंटल राइट था हमारा संस्कृति व शिक्षा का, वो सिर्फ 2 ही अधिकारों में वर्णित है, 29 में और 30 में। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट फंडामेंटल राइट, वो कौन सा है? हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सिर्फ आर्टिकल 32 में वर्णित है। अभी मैंने आपको शुरू में भी बताया था, आप सोचोगे कि 30 में तो ये था, अब 32 में आ गया हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 31 कहाँ गया? तो मैंने आपको पहले ही बताया था 31 कहाँ गया। 31 ये रहा, ये था हमारा यहाँ 6 नंबर पे था और ये 7 नंबर पे आता था। ठीक है, ये हमारा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट में आता था। लेकिन अब 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको आर्टिकल 300
सेक्शन क में रखा गया है। ठीक है, तो इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। ये 31 में वर्णित था, अब इसको 300 क में रख दिया गया है, तो इसलिए 31 यहाँ से गायब है। फिर हमारा 32 मैंने आपको बता दिया है, संवैधानिक विचारों का अधिकार। इसका मतलब क्या है? यह अधिकार मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी सुनिश्चित करता है। इसका मतलब ये है कि ये अधिकार हमें टेंशन फ्री करता है एक तरीके से। कैसे? कि अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, या किसी भी जो हमारा नजदीकी कोर्ट है उसमें जा सकते हैं कि ऐसे ऐसे जो है हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और इसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। तो इसलिए ये जो हमारा अधिकार है 32, ये जो हमारा आर्टिकल है 32, ये क्या करता है? ये हमारे अधिकारों के संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण करता है कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों के साथ जो है भेदभाव, क्या नहीं किया जाएगा, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा या उनका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन नहीं किया जाएगा, हमारा आर्टिकल 32 कहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? 32 आर्टिकल 32 को क्या कहा है? ये हमारे संविधान का क्या है? ये हमारे संविधान की आत्मा भी है और ये हमारे संविधान का हृदय भी है। क्या आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान की आत्मा और हमारे संविधान का हृदय कहा है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इसके बिना ये सभी अधिकार, यानी कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 में वर्णित है, वो सब इसके बिना क्या है? अर्थविहीन है, यानी इनका कोई भी जो है वजूद नहीं है अगर हमारे पास ये नहीं है। क्यों? हमने मान लो हमें ये सब अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन अगर इनको संरक्षण करने वाला ही कोई ना हो तो किसका कोई ऑर्डर रहेगा? तो नहीं मानेगा भी कोई भी मूल अधिकारों को, है ना? तो कोई भी उल्लंघन कर सकता है ऐसे में। लेकिन अब ये जो 32 है, ये जो हमारा आर्टिकल है, वो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों को जो है उल्लंघन नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों को जो है चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। ठीक है, एक चीज और थी आपके लिए कि ये जो सब मूल अधिकार हैं, इनको क्या हमसे छीना जा सकता है? क्या इनको निलंबित किया जा सकता है? तो आप सभी जानते तो बिल्कुल होंगे, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगा कि ये जो हमारे मौलिक अधिकार है इनको भी निलंबित किया जा सकता है। ऐसा कहा गया है आर्टिकल 358 और 359 में। और ऐसा कब किया जाएगा? तब आपातकाल की स्थिति होगी, यानी कि राष्ट्रपति जब आर्टिकल 352 के तहत पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं, तो आर्टिकल 358 और 359 में कहा गया है कि जो हमारे 22 आर्टिकल 21 में और 20 और 21 में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, इनको छोड़कर सभी अधिकारों को जो है निलंबित किया जा सकता है। ऐसा हमारे आर्टिकल 358 और 359 में वर्णित है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ाया है और डिटेल से पढ़ाना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि ऐसा सिंपल क्वेश्चन आपसे आएगा नहीं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इनके बेस पे पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि गिरफ्तारी से जो संरक्षण है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे किसके अंतर्गत आता है? वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, आपने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर भी देखे होंगे, तो सभी में जो है इस आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है वो मतलब पॉलिटी का जो बहुत ही अहम महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। तो भाई आप अपनी क्लास को रिवाइज कीजिए। और एक चीज मैं शुरू से बोलना भूल ही गई हूँ कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।